शेंग दावन चिल्लाया, तू कौन है? असलियत तो ये थी कि उसके दिल में कुछ शक पहले से ही थे। जैंगी ने कभी उन्हें चेतावनी दी थी कि हाक्शाओ किंगडम शायद पहले से ही विदेशी जातियों के द्वारा घुसपैठ का शिकार बन चुका है। ये लगभग तय था कि रुआन पिंग जिसे जैंगी ने मारा था वो शिंगडाओ वुगू से था। तो फिर ये भी मुमकिन था कि ऐसे लोग और जगहों में भी छुपे हो सकते हैं। इस बार उन्होंने एरिया में एक मैसिव अंडरकवर स्वीप किया और नतीजा एक असली बॉम्ब का खुलासा। शेंग दावन गुस्से से फट पड़ा, लेकिन साथ ही एक छोटी सी राहत भी महसूस हुई। शुक्र है कि हमने दूसरे पार्टी के वजूद को टाइम से पकड़ लिया, वरना ये छुपी हुई मुसीबत शेंजिंग रीजन को एक बड़ी तबाही में डाल देता। पतला आदमी जोर से हंस पड़ा। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, उसने एक डार्क टोन में कहा। उसने अपना अंगूठा उठाया और जोंग वे की तरफ इशारा किया, जिसकी जिंदगी अभी भी अनसर्टेन थी, और बोला, मैं इस बार सिर्फ एक बात बताने आया हूँ। आज से क्विनलिंग एरिया हमारे कब्जे में होगा, और ये आदमी अभी मरा नहीं है, लेकिन ज्यादा देर जिंदा भी नहीं रहेगा। ये कहकर कम्युनिकेशन तुरंत कट गया। शेंदावन ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा और भारी डेस्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया। साले कचड़े। उस वक्त शेंदावन का मन किया कि तुरंत जुएलोंग सिटी जाए और जोंग वे को बचा ले। दोनों सालों से आर्मी में अच्छे दोस्त थे और दुनिया के खत्म होने के बाद शेंजिंग की रक्षा में साथ साथ लड़ चुके थे। उनका रिश्ता गहरा था। जोंग वे की मौत देखना ना पब्लिक लेवल पे ना पर्सनल उसके लिए असहनीय था। लेकिन शेंदावन ने जल्दी अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। दूसरी पार्टी का मकसद उसे प्रोवोक करना था, शायद इसीलिए ताकि वो क्विनलिंग माउंटेन्स जाए और मर जाए। पर अगर उसे पता भी हो कि ये एक ट्रैप है तो क्या वो जाने से रुक सकता है? उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपना मिलिट्री कोट उठाया, पहना और ऑफिस के बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने मैंग युआनजुन को ढूंढ लिया, जो अब शेंजिंग रीजन का नया सुप्रीम कमांडर था। मैंग युआनजुन भी जाग रहा था, पजामाज में सोफा पर बैठा था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ रहा था। शेंदावन को आते देख उसने क्यूरियोसिटी से अपना चश्मा उतारा। क्या हुआ मेरे प्यारे कैप्टन? शेंदावन बोला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसमें तुम्हें और क्वीन होतू को मिलकर डिसीजन लेना होगा, तो प्लीज मेरे साथ अर्थ गॉड टेम्पल चलो। मैंग युआनजुन ने शेंदावन की अर्जेंसी देखी और समझ गया कि कुछ सीरियस हो गया है। उसने सर हिलाया, ठीक है। वो और शेंदावन दोनों अर्थ टेम्पल की तरफ दौड़ गए। रात काफी हो चुकी थी। होतू सो रही थी, लेकिन उसकी मेड ने उसे जगा दिया। होतू ने मैंग युआनजुन और शेंदावन को अंदर बुलाया। उन्हें देखते ही वो अभी भी नींद में आंखें मल रही थी और एक ठंडे लहजे में बोली, इतनी रात को क्या काम आ गया? शेंदावन ने बेचैनी से कहा, क्विनलिंग माउंटेन पर विदेशी जातियों ने कब्जा कर लिया है। ये सुनकर मैंग युआनजुन का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया और होतू की आंखों में भी ठंडक की जगह सर्दी आ गई। विदेशी जातियों का कब्जा? तुम कहना चाहते हो वो जो क्विनलिंग माउंटेन के नीचे है? शेंदावन ने सर हिलाया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो है। वो बीइंग्स हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और उनके पास हमें अटैक करने का कोई रीजन भी नहीं है। मुझे लगता है ये वही जाति के लोग हैं जिन्होंने हेवनली सी सिटी पे हमला किया था। सब शिंडाओ वुगू के ही हैं। मैंग युआनजुन ने अपना चश्मा एडजस्ट किया और बोला, तुम कह रहे हो कि हमने यहाँ भी शिंडाओ का एक अंडरकवर एजेंट पकड़ा है? हाँ बिल्कुल, यही कहना चाहता हूँ। जोंग युए उनके हाथों हार चुका है और अभी उसकी जिंदगी या मौत का कुछ पता नहीं है। तो उसने बात आधी छोड़ी और होतू की तरफ देखा। मैसेज क्लियर था, जोंग युए को बचाना है या नहीं, ये फैसला होतू और मैंग युआनजुन के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। होतू ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, एक एपिसलोन को ट्रेन करना रीजन के लिए आसान नहीं होता। अगर जोंग युए मर गया तो ये रीजन के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, तो जाओ उसे बचाओ। मैंग युआनजुन ने गहरी सोच में भौवे चढ़ा लिए। जोंग युए की मौत देखना वो भी नहीं चाहता था, लेकिन उसने एक और नजरिया रखा। क्या ये एक ट्रैप हो सकता है जिसमें तुम्हें फंसाने के लिए ये सब प्लान किया गया हो? दूसरी पार्टी ने इस मौके का फायदा उठाया है। ये सब पहले से तय था। 36 हेवनली बीइंग्स अभी अभी शेंजिंग से निकले हैं। पूरे सिटी में अब हाई लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की कमी है। अगर तुम दोनों भी चले गए तो शेंजिंग बिल्कुल खाली हो जाएगा। मुझे लगता है उनका असली टारगेट यही है। मैंग युआनजुन ने बहुत सीरियस टोन में कहा, अगर कमांड हब कोलैप्स हो गया तो पूरे शेंजिंग और शायद पूरे हाक्शाओ किंगडम के लिए ये एक अनबियरेबल प्राइस होगा। ऊपर से तो दिख रहा था कि जो दुश्मन से लड़ने आए हैं वो सब हाक्शाओ किंगडम के हाई लेवल एलियंस ही हैं।
चाहे बात हो इंटेलिजेंस गैदरिंग की, लॉजिस्टिकल सप्लाई की या कमांड प्लानिंग की, ये सब जिम्मेदारी होती है सेंटर के प्रोफेशनल लोगों की। इसी वजह से जैंगी ने बैटल प्लान बनाने में हिस्सा नहीं लिया। वो सिर्फ लड़ने में एक्सपर्ट है, लेकिन स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स और ओवरऑल प्लानिंग में वो प्रोफेशनल सोल्जर्स के लेवल का नहीं है। ये एक वॉर है, सिर्फ एलियंस के बीच की लड़ाई नहीं। होतू ने कहा, ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन जोंग युए को छोड़ना मतलब पूरे क्विनलिंग माउंटेन्स को छोड़ देना, और ये हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए किसी को भेजना होगा जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करे। मैन युआनजुन ने थोड़ा सोचकर अपनी थोड़ी सी दाढ़ी को छुआ। क्या हमें बाहर से सपोर्ट लेना चाहिए? शेन दावन ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या टाइम है हमारे पास? मैन युआनजुन थोड़ा मुस्कुराया। एक आदमी है जो डेफिनेटली टाइम पे पहुंच सकता है। वो आदमी ऑब्वियसली जैंगी ही था, और कौन हो सकता है? वो इंसान जो स्पेस ट्रैवल कर सकता है और पूरे हाक्शाओ किंगडम में सबसे तेज गति से सफर कर सकता है। शेन दावन थोड़ा टेम्प्टेड हुआ, लेकिन फिर सोचकर सर हिला दिया। उसे यहाँ लाना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? मैन युआनजुन ने हैरानी से पूछा। शेन दावन ने कहा, शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ पहले जो कन्फ्लिक्ट हुआ था वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। वो शेंजिंग सिटी में कदम रखने को भी तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि वो अभी भी हमसे कॉशियस है। हो सकता है वो दुश्मन से निपटने में मदद ना करे। ऊपर से सबसे खतरनाक जगह अभी हेवनली सी सिटी है, जहां वो खुद है। वो वहां का सबसे पावरफुल फाइटर है और आसानी से वहां से नहीं निकल सकता। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शेन दावन की गोल्ड रिम ग्लासेस में एक ब्राइट वाइट रिफ्लेक्शन चमक उठी। जब शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट को एक अननोन स्ट्रेंथ का एनिमी मिला तो हमने तुरंत बाहर से मदद मांग ली। ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक सिग्नल बन सकता है कि हम कमजोर हैं। मैन युआनजुन ने अपने हाथ फैला दिए। ये एक क्रिटिकल मोमेंट है। अगर तुम इतनी चिंता करते रहे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। शेन दावन अभी भी 2 प्रोजेक्ट में था, लेकिन फिर भी उसने होतू की तरफ देखा और पूछा, योर हाइनेस होतू, आपका क्या कहना है? होतू ने सर उठाया और अपनी गहरी आंखों से उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली। तुम फैसला लो। अगर हम सच में क्विनलिंग जाने वाले हैं तो शेंजिंग सिटी मेरे होते हुए सेफ रहेगा। मैन युआनजुन और गुआन लोंग युए की अप्रूवल मिलते ही शेंग दावन ने बिना किसी हेजिटेशन के अर्थ टेम्पल छोड़ा, इलाइट ट्रूप्स का एक स्क्वाड लिया और तुरंत शेंजिंग सिटी से निकल गया, सीधा वोयू वैली की तरफ। रात के अंधेरे में कुछ फाइटर प्लेन्स शेंजिंग सिटी के आसमान से उड़ गए। बर्फ से ढकी हुई विशाल जमीन पर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर 2 शिलोइट्स, एक मोटा और एक पतला, कैजुअल खड़े थे आसमान की तरफ देखते हुए। दोनों ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। पतले आदमी के सर पर एक काला वुलन टोपी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने स्मोकी मेकअप डेलिबरेटली लगाया हो, लेकिन उसके सफ़ेद चेहरे के साथ मिलके वो एक ऐसे इंसान जैसा लग रहा था जो अभी अभी दफन होकर निकल के आया है। मोटा आदमी लंबा था, गंजा, और उसके चेहरे पर इतना चर्बी था कि उसका एक्सप्रेशन देखना मुश्किल था, लेकिन उसकी इमोशनलेस आंखों में एक एक्सट्रीम क्रुएलिटी की फीलिंग थी। पतले आदमी ने अपना सर उठाया, फाइटर प्लेन्स को उड़ते देखा और फिर उसके होठों के कोने पे एक मुस्कान आई। बहुत बढ़िया, हमने शेंजिंग सिटी के लोगों को सच में बाहर भेज दिया। अब मुझे लगता है उनका बेस कैंप बिल्कुल खाली होगा। बिल्कुल सही, उनका मिशन था शेर को गुफा से बाहर निकालना, एक खुला साजिश। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जोंग युए शेंजिंग रीजन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन फोर्सेस के लिए एक एपिसलोन की वैल्यू का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वो सिर्फ अभी के स्ट्रैटेजिक वैल्यू का नहीं बल्कि फ्यूचर ग्रोथ का भी सिंबल है। पतला और मोटा आदमी का गोल था शेंजिंग सिटी के टॉप लेवल कॉम्बैट फोर्स को बाहर भेजना और फिर सिटी के खाली होने का फायदा उठाकर सीधा अटैक करना। चोर को पहले पकड़ो, किंग को पकड़ने से पहले। अगर शेंजिंग, जो अभी हाक्शाओ स्टेट का कमांड सेंटर है, डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरा सिटी एक मैस बन जाएगा। और अगर इस मौके पर हाक्शाओ किंगडम के 2 टॉप फाइटर्स उन्हें मार दिया जाए तो बोनस ही समझो। मोटे आदमी ने अपना सर झुकाया, पतले आदमी की तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोला, शैडो, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। हो सकता है वो अपने साथी को बचाने का प्लान छोड़कर हमें फंसाने का प्लान बना रहे हो। पतले आदमी के होठों पर एक एग्जैजरेटेड स्माइल आ गई और उसकी आंखों में मैडनेस चमक उठी। उसने अपनी उंगलियों को रब किया और बोला, मानता हूँ इसमें थोड़ा गैम्बल तो है, लेकिन हमने शेंजिंग रीजन की स्ट्रेंथ का जो असेसमेंट किया है उसके हिसाब से अगर हो तू और क्षितिगर्भा दोनों यहीं हो, तुम और मैं आसानी से निकल सकते हैं।
आखिर वो बंदा जो हाक्शाओ कंट्री का सबसे पावरफुल फाइटर माना जाता है, वो एक स्पेशल एबिलिटी वाला है जिसे शेंजिंग सिटी छोड़ना मुश्किल होता है। उसकी आंखों में एक मर्डरस इंटेंट चमका। अगर इस मौके का फायदा उठाकर हम उसे मार पाए तो हमारी तो लॉटरी लग जाएगी। मोटे आदमी ने सर हिलाया। सही बात है। पतले आदमी की मुस्कान और भी ज्यादा खौफनाक हो गई और उसकी हंसी उत्तर की चीखती हवा के साथ मिलकर दूर तक गूंज उठी। ज्यादा देर नहीं हुई थी शेंग दाओवेन को वोयू वैली की तरफ निकले हुए, जब शेंजिंग सिटी के साउथ गेट के बाहर एक सिटी वॉल जो ग्रेट वॉल से भी ज्यादा ऊंचा और भव्य था, रात से भी गहरा, एक अजीब घटना घटी। शेंजिंग सिटी के सोल्जर्स कॉरिडोर में गन्स के साथ पेट्रोल कर रहे थे। तभी उन्होंने दूर के होराइजन पर एक बहुत ही डार्क सब्सटेंस को उभरते देखा। एक सोल्जर ने अचानक अपना सर घुमाया और देखा डजन्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैला हुआ जमीन का किनारा, जहां से काले टेंटैकल्स उठ रहे थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे एक जायंट ब्लैक ऑक्टोपस ब्लैक टाइड से बाहर निकल रहा हो। इतने गहरे काले कि सिर्फ एक नजर डालने से लगता था जैसे किसी की रूह तक निकल जाए। एक विशाल ब्लैक टाइड धीरे धीरे उठ गया जैसे एक बड़ा काला पर्दा और फिर तेजी से शेंजिंग सिटी के वॉल्स पर चढ़ता गया। एक तेज अलार्म बज उठा। शेंजिंग सिटी का डिफेंस सिस्टम ने तुरंत इस एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर लिया। क्या हो रहा है? ट्रूप्स को मोबिलाइज करो, डिफेंस वॉल नंबर 13 पर असेंबल करो। लॉन्गमिंग गार्ड्स तुरंत इकट्ठा हो गए। इस वक्त आर्मी के सभी सोल्जर्स के चेहरे पर टेंशन था और ये खबर सबसे पहले मेन युआनजुन तक पहुंची, क्योंकि इस वक्त शेंजिंग सिटी अपने इतिहास में सबसे ज्यादा खाली था। शेन दाओवेन के डिपार्चर के बाद पूरे सिटी में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मेन युआनजुन अचानक अपने डेस्क के पीछे से उठ गया। उसकी आंखों में एक ठंडी डरावनी रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, केओस की वार्निंग सच हो गई। उसे पहले ही ये सोच लेना चाहिए था। अगर शिनडाओ वुगु सच में हाक्शाओ किंगडम के अगेंस्ट फुल स्केल वॉर लॉन्च करना चाहता है तो हेवनली सी सिटी में एक ब्लैक चैरियट लेवल एलियन पॉन के रूप में छुपा हो सकता है। तो फिर शेंजिंग जो हाक्शाओ किंगडम का कोर एरिया है, वहां कोई अरेंजमेंट क्यों ना हो? पिछली बैटल में उन्होंने स्पेशल रीजन्स की वजह से एक्शन नहीं लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई प्लान नहीं था। अभी शेन दाओवेन चला गया। 36 हेवनली गैंग्स जैंगी के साथ रिवरसाउथ डोमेन चले गए और शेंजिंग सिटी एक खाली शेल बन गया। मैन युआनजुन ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा और ऑफिसर्स से चीख कर बोला, इन्वेडिंग दुश्मन को किसी भी कीमत पर रोको। एक ऑफिसर का चेहरा थोड़ा पेल हो गया नर्वसनेस से। कमांडर, आपको अभी मूव करना चाहिए, हो सकता है वो आपके लिए ही आए हो। मैन युआनजुन ने ये सुना और हंस पड़ा। अगर वो सच में मेरे लिए आए हैं तो ठीक है, मुझे मार देना, मैन युआनजुन को खत्म करना, इससे शेंजिंग सिटी बर्बाद नहीं हो जाएगी। सुप्रीम कमांडर की कुर्सी लेने के लिए कई लोग हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक शक्ति थी। उसका असली टारगेट जिसे वो सच में डरते हैं और जिसे खत्म करना चाहते हैं, वो होतू है। मैन युआनजुन ने अपना हाथ जोर से हिलाया। मेरे बारे में चिंता मत करो, यहाँ किसी के बारे में चिंता मत करो। सारी फोर्सेस को अर्थ टेम्पल की रक्षा में लगाओ। होतू को कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो बैटलफील्ड में मर भी जाए। क्वीन के गान वापस आकर सिचुएशन को कंट्रोल में ले सकता है। ये सुनते ही सबऑर्डिनेट सब कुछ समझ गए। जी, हम समझ गए। वो सभी एक्सपीरियंस जनरल थे। तुरंत अपने पोस्ट पर लौट गए और पूरे शेंजिंग सिटी की डिफेंस फोर्स और लॉन्गमिंग गार्ड्स को फॉरेन एनिमीज के खिलाफ कमांड करना शुरू कर दिया। स्काई ट्रैक 258 सब रिलीज कर दिए गए। स्पेस वेस्ट वेपन्स स्टैंड बाय पर हैं, एनिमी को लॉक करने के लिए रेडी। लव डेथ लॉन्च बे ओपन करो। ड्रैगन गार्ड्स के 1st, 3rd और 9th ट्रूप्स फ्रंट लाइन से इवैक्यूएट करो और अर्थ टेम्पल पर असेंबल करो। बाहर कुछ भी हो, तुम्हें वहां से हिलने की इजाजत नहीं है। अर्थ टेम्पल की रक्षा, यही है तुम्हारा एक लौता मिशन। इस वक्त पूरा शेंजिंग सिटी रोशनी से जगमगा रहा था जैसे दिन हो। हर एक सिटीजन मोबिलाइज हो चुका था। अर्थ टेम्पल के अंदर गुआन लोंगयुए ने अपना सर उठाया जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। उसकी काली आंखों ने बेल के लेयर्स और अर्थ टेम्पल की दीवारों को पार करते हुए दूर के दुश्मनों को देख लिया। शेंजिंग सिटी के बाहर डार्कनेस इन्वेड कर रही थी। उस बाउंडलेस डार्कनेस से एक ह्यूमनॉइड बीइंग निकला। 100 मीटर लंबा, उसके पैर बर्फ पर भारी पड़ रहे थे और ऐसे बीइंग एक के बाद एक उभरने लगे। उसकी हाइट ह्यूमन सिटी वॉल से भी ज्यादा थी। हंड्रेड्स ऑफ डार्क जायंट स्लोली और स्टीडीली सिटी वॉल के रैम्पार्ट्स के पीछे
ट्रांसपेरेंट बुलेट प्रूफ ग्लास से अलग किए गए शूटिंग होल्स फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स तैनात थे, हाथों में एलियन स्पेसिफिक वेपन्स लेके। आजकल ओरिजिन बुलेट्स जैसे एम्यूनेशन काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं और अब तो एक नॉर्मल सोल्जर भी इन ह्यूमंस के लिए थ्रेट बन सकता है, खासकर ड्रैगन विंग गार्ड, हाक्शाओ स्टेट का नंबर 1 गार्ड। इनके पास तो इस टाइप का एमओ भर भर के था। लेकिन जब उन्होंने इस अनप्रेसिडेंटेड एनिमी का सामना किया, उनकी आंखों में एक छुपी हुई डर की झलक चमक गई। शेंजिंग रीजन बहुत देर से शांत था। दुनिया के खत्म होने के बाद भी ऐसा खतरनाक मोमेंट कभी नहीं आया था। कई नए रिक्रूट्स के लिए डेथ का डर पहली बार इतना रियल महसूस हुआ। सब लोग होश में आओ, एक बियर्डेड ऑफिसर ने कम्युनिकेशन चैनल पर जोर से चीखा। मत भूलो, इस वॉल के पीछे तुम्हारी फैमिलीज हैं। हम एक कदम पीछे नहीं ले सकते। चाहे मरना पड़े, हम अपने देश की रक्षा के फ्रंट लाइन पर ही मरेंगे। चाइनीज मर्द कावर्ड बनना पसंद नहीं करते, वो मरना पसंद करते हैं। ये स्पीच ने तुरंत सोल्जर्स को शेंजिंग की रक्षा कर रहे हैं। उनके पीछे उनके माँ बाप, बीवियां और बच्चे हैं। बैटल में मरना चलता है लेकिन पीछे हटना कभी नहीं। मार दो उन्हें, एक सोल्जर ने जोर से चीखा। जब डर एक हद पार कर जाता है तो वो गुस्से में बदल जाता है और इंसान फियर और लाइफ डेथ सब भूल जाते हैं। हाँ, मार दो उन्हें। ये शाउट्स आसमान तक गूंज रहे थे। लंबी सिटी वॉल के ऊपर गन और कैनन्स के हर कैलिबर से फायर होने लगे जैसे बिजली चमक रही हो। पीली रोशनी ने आसमान को रोशन कर दिया। पावरफुल आर्टिलरी फायर ने ब्लैक जायंट्स को हिट किया। उनके शरीर पर कट्स आए लेकिन उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। वो बिना रुके आगे बढ़ते रहे। तभी ब्लैक जायंट्स ने अचानक अपना मुंह खोला और उनके अंदर एक विशाल रेड बॉल तेजी से कंडेंस होने लगा। हंड्रेड्स ऑफ ब्लैक जायंट्स ने एक साथ ये मूव किया। सिटी वॉल पर तैनात सोल्जर्स ने ये सीन देखा और तुरंत समझ गए कि क्या होने वाला। नहीं, प्रोटेक्शन ओपन करो। सिटी वॉल की डिफेंस कैपेबिलिटी खुद में काफी स्ट्रांग थी। ट्रूप्स में जो डिफेंसिव एलियंस थे वो तुरंत आगे आए और अपने प्रोटेक्टिव शील्ड्स एक्टिवेट कर दिए। हर तरफ सुपर पावर्स चमक उठी, हर रंग में, और वॉरियर्स को शील्ड कर दिया। एक लाल एनर्जी कैनन ब्लैक जायंट के मुंह से फूटा। सुपरनैचुरल पावर्स का रिलीज सबसे कॉमन अटैक मेथड था, सिंपल और ब्रूटल। हंड्रेड्स ऑफ ब्लैक जायंट्स ने एक साथ फायर किया, जैसे एक साथ 100 स्लेज हैमर सिटी वॉल पर टूट पड़े हों। प्रोटेक्टिव शील्ड्स काफी संख्या में तुरंत क्रैश हो गए और वो सर्जिंग फोर्स सिटी वॉल से टकराई। 10 मीटर से ज्यादा थिक वॉल टुकड़ों में बिखर गई। पीछे खड़े कई सोल्जर्स को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला, वो सीधा ब्लास्ट में छितरा गए। युद्ध बहुत ही क्रूएल होता है। ऐसे अटैक्स में फ्रंट लाइन सोल्जर्स अपना पूरा शरीर भी प्रिजर्व नहीं कर पाते, लेकिन इस वक्त कोई उदास नहीं हो सकता। सब अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। लड़ते रहना जरूरी है। जायंट्स आगे बढ़ते रहे और सिटी डिफेंस कैनन्स चीखते हुए फायर करते रहे। फायर पावर इतनी स्ट्रांग थी कि कुछ जायंट्स के शरीर फट गए। वो जमीन पर गिरे, धीरे धीरे ब्लैक शैडो में बदल गए और पीछे के ब्लैक टाइड में समा गए। लेकिन और भी जायंट्स सिटी वॉल के करीब आ गए और फिर अपने विशाल शरीरों से ह्यूमन फोर्ट्रेस पर अटैक करना शुरू कर दिया। ब्लैक टाइड के बीच मोटा आदमी और पतला आदमी शैडोज पर खड़े थे, हवा में सस्पेंडेड। पतला आदमी बैटलफील्ड की तरफ देखता रहा, जहां उसके ब्लैक शैडो जायंट्स ने काउंटलेस ह्यूमन सोल्जर्स को मार दिया। खून नदी की तरह बह रहा था, लाशें हवा में उड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक हिडियस और जॉयफुल स्माइल चमक उठी। ये कीड़े, इन कीड़ों को मारना कितना मजा देता है। उसने अपने हाथ फैलाए और वाइल्ड लाफ्टर में फट पड़ा। मुझे याद है, ये ह्यूमंस भी लोअर क्रिएचर्स को मारने में मजा लेते थे। केटल और शिप्स को बहुत ही बुरी तरह से पकाते थे और एंड्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से रोस्ट करते थे। सच में इस गॉड के बनाए हुए दुनिया में हर लिविंग बीइंग क्रूएल है। मोटा आदमी ने नफरत भरी नजर से देखा और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत लो है शैडो। हम यहाँ वॉर गेम्स खेलने नहीं आए हैं। अपना मिशन मत भूलना। अगर और देर हुई तो उनकी रीइंफोर्समेंट्स आ सकती है, तो अब मैं करता हूँ। ये कहकर मोटा आदमी अचानक हवा में उड़ा। ब्लैक शैडो पर कदम रखते हुए उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और दोनों पाम्स के बीच एक टेरिफाइंग सुपरनैचुरल पावर गैदर होने लगी। एक सिल्वर व्हाइट अनस्टेबल एनर्जी बॉडी बनने लगी। वो कन्वर्ज हुई, एक्सपैंड हुई और जाइगेंटिक बॉल बन गई। थोड़ी ही देर में उसने एक ह्यूज एनर्जी बॉल उठाया, हंड्रेड्स ऑफ मीटर डायमीटर का, और वो सिटी वॉल के ऊपर जंप कर गया। डिस्ट्रॉय। मोटे आदमी ने वो एनर्जी बॉल सीधा सिटी वॉल की तरफ पुश कर दिया। उसका अटैक मेथड बहुत सिंपल था, नाम की जरूरत ही नहीं थी। सुपरनैचुरल अटैक। एनर्जी को अनलीश करो और अपोनेंट को मिटा दो।
तो इस मोटे आदमी का अटैक मेथड स्काउट डिस्ट्रॉय दी हॉल सिर्फ एक नाम रखता है, डिस्ट्रक्शन। सिल्वर स्पेयर शेंजिंग सिटी के वॉल पर गिरा जैसे एक विशाल मून टूटकर टपक गया हो। हाक्शाओ स्टेट का सबसे मजबूत डिफेंस बैरियर माना जाता था, लेकिन वो भी इस एनर्जी के समुद्र में एक पल में निगल गया। सब कुछ बिखर गया। उन हॉट ब्लडेड सोल्जर्स का फाइटिंग स्पिरिट भी फॉग वैली के 2 स्काउट के स्ट्रेंथ गैप को मिटा नहीं सकता। ये है फर्क एक एपिसिलॉन लेवल म्यूटेंट और एक नॉर्मल ह्यूमन के बीच। ये अब एक ही लाइफ लेवल का एग्जिस्टेंस नहीं रहा। चाहे एपिसिलॉन म्यूटेंट्स और ह्यूमंस दिखने में सिमिलर हो, लेकिन जैंगी जैसे बीइंग्स के लिए कॉम्बैट पावर के पर्सपेक्टिव से एक नॉर्मल इंसान और एक एंट में ज्यादा फर्क नहीं है। 2 टॉप लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग्स ने मिलकर सिर्फ 1 मिनट के अंदर शेंजिंग सिटी के साउदर्न डिफेंसेस लाइन को पूरी तरह तोड़ दिया। जब ये खबर मैन युआनजुन तक पहुंची, उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद हो गया। एक थम के साथ वो चेयर पर गिर गया, कमजोर और थका हुआ। फिर उसने अपना सर उठाया और एक हेल्पलेस कड़वा स्माइल उसके चेहरे पर थी। ये एलियंस का युग है। आर्मी की माइट भी अब रोक नहीं पाती। उसके आसपास के ऑफिसर्स के चेहरे भी कुछ खास बेहतर नहीं थे, डिसअपियर से भरे हुए, क्योंकि अब तक के एनालिसिस के हिसाब से ये दोनों एपिसिलॉन क्लास बीइंग्स क्लियरली ब्लैक चैरियट क्लास पावर हाउसेस हैं। अगर उनका गोल मैसेकर है तो वो शेंजिंग सिटी के लगभग सभी ह्यूमंस को आसानी से मार सकते हैं। और होतू की एबिलिटी प्रोटेक्शन पर फोकस्ड नहीं है। वो इन दोनों पावरफुल एलियंस को नहीं रोक सकती, और अगर वो खुद एक्सपोज हो गई तो उसके गिरने का रिस्क भी रियल है। कमांडर, स्पेस बेस्ड वेपन्स ने एनिमी के फिगर को लॉक कर लिया है। क्या डायरेक्ट फायर करना चाहेंगे? एक ऑफिसर, पेल चेहरा, लाइफलेस आंखें, ज़ोंबी जैसा लग रहा था, बस मेनांसिकली रिएक्ट कर रहा था। मैन युआनजुन ने यह सुना और अचानक अपना सर उठाया, जोर से चीखा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों? मैन युआनजुन ने प्रपोजल को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। उसने हाथ हिलाया और कहा, स्पेस बेस्ड वेपन्स हम जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमंस का लास्ट ट्रम्प कार्ड है। अगर गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा तो बिना सोचे समझे यूज करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से दूसरी साइड सिर्फ डिफेंसिव हो जाएगी। उसका चेहरा ग्लूमी था और उसने अपने हाथों से अपना आधा चेहरा ढक लिया। वो होतू की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चाहे हम सब मर भी जाएं, हमें ऑर्डर छोड़ना होगा और स्पेस बेस्ड वेपन्स का यूज तब करना होगा जब हर हाइनेस होतू अपने बैटल के क्रिटिकल मोमेंट में हो। पतला यूविंग और मोटा मेइतांग फुल कॉन्फिडेंस के साथ शेंजिंग सिटी में घुस गए। जहां भी उनकी नजर गई, ह्यूमन वॉरियर्स के बिखरे हुए शरीर पड़े हुए थे। इतना गर्म खून जो -100 डिग्री के अल्ट्रा लो टेम्परेचर में भी पूरी तरह जम नहीं पाया था, जैसे कोई ठंडी और क्रूएल विंटर हो। शेंजिंग सिटी के साउथ वॉल पर ब्लड रेड प्लम ब्लॉसम्स के बड़े पैचेस छाए हुए थे। यूविंग और मेतांग को ये खूबसूरत सीनरी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शैडो मुस्कुराया और अपनी डार्क आर्मी को चार्ज करने का कमांड दिया। बैटल इस पॉइंट तक आ चुकी है, लेकिन शेंजिंग के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स अब तक नजर क्यों नहीं आए? क्या ये सब चले गए? उसके चेहरे पर एक क्रूएल स्माइल थी। अगर ऐसा है तो मुझे बस यहाँ के सबको मारना होगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया और थिक ब्लैक टाइड में से काले टेंटैकल्स ऑक्टोपस के आर्म्स जैसे और हजारों शार्प स्पाइक्स की तरह सिटी डिफेंस ट्रूप्स की तरफ शूट हो गए। वो सोल्जर्स के शरीर जैसे स्ट्रॉ शील्ड्स आसानी से छेद दिए गए। उनके साथ रीइंफोर्स कंक्रीट से बने बिल्डिंग्स भी कनेक्टेड थे। सिर्फ एक स्ट्राइक ने आधा सिटी बिल्कुल साइलेंट कर दिया। सिर्फ थिक डार्क स्टिकी ब्लड इसमें बदल गया। जब ये दोनों रूथलेस किलिंग शुरू करने ही वाले थे, तभी शेंजिंग सिटी के सेंटर में एक लड़की जो अभी सिर्फ अपनी अर्ली 20s में थी, अचानक फ्लोर से उठ गई। उसका ब्लैक ड्रेस उसके डेलिकेट शरीर को ढक रहा था। उसके घने काले बाल सीधा उसके पैरों तक गिर रहे थे। वो ज्यादा एक एक्सक्विजिटली क्राफ्टेड पपेट लग रही थी, ना कि एक जिंदा इंसान। उसके राइट हाथों की हथेलियों में एक क्रेविंग नाइफ थी और लेफ्ट हाथ में 2 पपेट्स। उसने अपना सर उठाया और दूर की तरफ देखा। चाहे बीच में 100 किलोमीटर हो और अनेक बिल्डिंग्स, फिर भी उसने उन दोनों के चेहरे क्लियरली देख लिए। ऑब्जर्व इट्स शेप। सिर्फ एक नजर और यूइंग और मेइतांग दोनों के ऊपर एक इनविजिबल प्रेशर छाने लगा। हवा चिपचिपी सी महसूस होने लगी और दोनों के शरीर में एक साथ डिस्कम्फर्ट का तीखा एहसास हुआ। शैडो की आंखों की प्यूपिल अचानक सिकुड़ गई। उसकी आंखों में काला रंग लगभग गायब था, सिर्फ सफेद ही सफेद, जो उसे और भी ज्यादा हिडियस और वियर्ड बना रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मेतांग की तरफ देखा और हंस पड़ा। ओए, महसूस हो रहा है?
एक बहुत ही पावरफुल फोर्स हमें घेर रही है। मेतांग का चेहरा अब भी कोल्ड और इमोशनलेस था। हाक्शाओ किंगडम जो कर्स की पावर को कंट्रोल करता है, लेजेंड में सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है और लगता है वो अभी भी जिंदा है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ग्रिम स्माइल के साथ ग्रिन किया। बहुत बढ़िया, अगर हम हाक्शाओ किंगडम के टॉप कॉम्बैट फोर्स को अगले वॉर के शुरू होने से पहले डिस्ट्रॉय कर पाएं तो ये अनडाउटेडली एक महान अचीवमेंट होगा। शैडो की हंसी और भी डरावनी हो गई, जैसे रात की हवा में चीखता हुआ आउल। उसने अपने शैडो को कंट्रोल किया और अपने साथ मेतांग को लेकर अर्थ टेम्पल की तरफ दौड़ पड़ा। इस वक्त अर्थ टेम्पल के बाहर 10,000 से ज्यादा फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स वेपन्स लेके खड़े थे। सुपर पावर्स फुल्ली एक्टिवेटेड और एनिमी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी टेम्पल ऑफ द अर्थ के अंदर से मेड की आवाज आई, हर हाइनेस होतू का ऑर्डर है, सभी तुरंत इवैक्यूएट करें और अर्थ टेम्पल के 30 माइल रेडियस के अंदर कोई भी नहीं आएगा। लॉन्गविंग गार्ड्स सब शॉक में थे ये ऑर्डर सुन के। अर्थ टेम्पल तो शेंजिंग सिटी का सेंटर है, 30 माइल रिट्रीट करने का मतलब है पूरा सेंट्रल बैटलफील्ड को छोड़ देना। होतू, क्या आप अकेली 2 ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस का सामना करने वाली हैं? सभी सरप्राइज थे, लेकिन किसी ने होतू के ऑर्डर पर सवाल नहीं उठाया। वो अपने दिल में मरने के लिए तैयार थे, लेकिन ये भी समझ गए कि अगर किसी बैटलफील्ड में मर भी गए तो एनिमी की स्ट्रेंथ का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही कंज्यूम होगा। क्लियरली होतू ने ये सैक्रिफाइस को बेकार समझा। अगर ये 36 हेवनली स्टार्स होते तो शायद कुछ रोल प्ले कर पाते। तुरंत ड्रैगन गार्ड्स के सभी मेंबर्स इवैक्यूएट हो गए। होतू अर्थ गॉड टेम्पल के अंदर खड़ी थी। उसने दरवाजे के बाहर खड़ी मेट से कहा, तुम भी जा सकती हो। दोनों मेट्स ने अपने सर झुकाए, जी योर हाइनेस। होतू की सेफ्टी उनके लेवल के लोगों की चिंता का विषय नहीं थी। वहां रुकना सिर्फ एक फूलिश लॉयल्टी का एक्सप्रेशन होता जिसका कोई मतलब नहीं था। थोड़ी ही देर में अर्थ टेम्पल के आसपास का पूरा एरिया साइलेंट हो गया। डार्कनेस का टाइड अंदर सर्च कर गया और ये जगह एकदम डेड साइलेंट लगने लगी। लेकिन यूइंग और मेइतांग ने इस मोमेंट को लाइटली नहीं लिया। उन्हें पता था वो हाक्शाओ किंगडम के सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस फाइटिंग फोर्स का सामना कर रहे हैं। दोनों ने अपनी स्पीड स्लो की। जब वो अर्थ टेम्पल से 10 किलोमीटर दूर थे और उन्होंने आसमान से उस एरिया को देखा, टेम्पल ऑफ द अर्थ के आसपास कोई टॉल बिल्डिंग नहीं है। होतू के ऊपर कोई नजर नहीं डाल सकता। वो विशाल पैलेस शेंजिंग सिटी के सेंटर में क्रिस क्रॉसिंग सेंट्रल एक्सिस पर अकेला खड़ा था। टेम्पल के चारों तरफ एक एनॉर्मस स्क्वायर था, व्हाइट स्नो से ढका हुआ। स्क्वायर की लेंथ और विड्थ लगभग 2 किलोमीटर थी, हर एक की। इतना खाली था कि एकदम एब्रप्ट लगता था। स्क्वायर का आउटर पेरिमीटर को एक सर्कुलर वॉल टाइटली आइसोलेट करता था। शैडो ने डार्क टाइड पर स्क्वाट किया, मुस्कुराया लेकिन थोड़ा सीरियस लग रहा था। उसने कहा, रूमर्स के हिसाब से ये लड़की कर्स की पावर से लोगों को मार सकती है। जिस पर वो लॉक कर लेती है वो मर जाता है। मेतांग ने गहरी आवाज में कहा, जितनी ज्यादा पावर होती है उतनी ही ज्यादा कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। जब तक उसका एबिलिटी लेवल हमसे बहुत ज्यादा ना हो वो हमें इंस्टेंटली नहीं मार सकती। शैडो बोला, कर्स काम करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, तो बस उस एरिया के पास मत जाना। शैडो के वर्ड्स खत्म होते ही डार्क टाइड के नीचे से एक बहुत बड़ा आर्मी निकला। शैडो जायंट्स, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स टॉल, जैसे छोटी पहाड़ियां अर्थ टेम्पल के वॉल्स की तरफ फर्म स्टेप्स से बढ़ने लगे। वो धीरे धीरे क्लोज इन करने लगे और कुछ ही देर में पूरे अर्थ टेम्पल को कंप्लीटली सराउंड कर लिया। ग्वानलोंग युए अर्थ टेम्पल के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखों की प्यूपिल्स में एक अजीब सी काली रोशनी चमक रही थी। चाहे एक पूरा हॉल बीच में हो, फिर भी उसने बाहर का हर एक सीन क्लियरली देख लिया। यूइंग और मेइतांग पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वो दूर से लॉन्ग रेंज अटैक्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस को वाइप आउट किया जा सके। दुनिया के खत्म होने के बाद 3 साल बीत चुके हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ग्वानलोंग युए ने सिर्फ 2 बार एक्शन लिया है। पहली बार जब शेंजिंग रीजन एस्टैब्लिश हो रहा था, उसने एक रेबेलियस जीनियस को खत्म करके रीजन को बचाया। दूसरी बार जब उसने जैंगी पर हजारों किलोमीटर दूर से अटैक किया। आज तक उसकी लेजेंड एक वेग सा राज बन चुकी है। किसी को वो एक्सट्रीम कॉशन के साथ मूव कर रहे थे। शैडो ने अपना राइट हैंड धीरे से उठाया। इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ शैडो जायंट्स एक इम्पेनिट्रेबल ब्लैक वॉल बन चुके थे जो अर्थ टेम्पल को ऊपर से सराउंड कर रहे थे। शैडो का राइट हैंड सिलेंडर था और उसकी पेल फिंगर्स जैसे 5 लंबी चॉपस्टिक्स हो। उसने अर्थ टेम्पल की डायरेक्शन में हल्की सी फिंगर स्नैप की। द होली स्पिरिट सिंग्स। जैसे ही उसने ये कहा, हंड्रेड्स ऑफ जायंट्स ने अपने मुंह धीरे धीरे खोल दिए अर्थ टेम्पल की तरफ।
उनके मुंह में ब्लड रेड सुपरनैचुरल लाइट बीम्स कंडेंस होने लगे। ट्रेमेंडस पावर गैदर हुई और तेजी से ह्यूज सुपरनैचुरल बॉल्स में बदल गई। ये स्पेयर्स और बड़े होते गए और पूरे अर्थ टेम्पल के आसपास का आसमान स्कारलेट रेड में ट्रांसफॉर्म हो गया। ओवरवेलमिंग मोमेंटम ने आसपास की हवा को इतना प्रेस किया कि वो हमिंग तक नहीं कर पाई। नॉर्थ विंड जो सबसे फियर्स होती है वो भी डेडली साइलेंस में दब गई। लेकिन हवा में एक ऐसी डेथ की स्मेल थी जो पूरे शेंजिंग सिटी के सेंट्रल एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। खत्म कर दो इसे, शैडो ने ठंडे लहजे में कहा। लगभग एक ही वक्त पर हंड्रेड्स ऑफ जायंट्स शैडो जायंट्स ने अपने मुंह से रेड एनर्जी कैनन फायर किए जो स्पेस को पेनिट्रेट करते हुए अर्थ टेम्पल की तरफ गए जहां गुआन लोंगवे खड़ी थी। गुआन लोंगवे के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस हॉल के सेंटर में शांत खड़ी थी। टेरिफाइंग एनर्जी एक जगह गैदर हुई और एक पल में सफोकेटिंग पावर के साथ एक्सप्लोड हो गई। लेकिन वो वास्ट एनर्जी अर्थ टेम्पल तक पहुंचने से पहले एक इनविजिबल बैरियर से ब्लॉक हो गई। आसमान में जैसे ही रेड लाइट बीम्स स्प्रेड हुई, एक ट्रांसपेरेंट हेमिस्फेरिकल बैरियर धीरे धीरे इमर्ज होने लगा। इस बैरियर के होने की वजह से शैडो का होली स्पिरिट चैंट बिल्कुल बेकार हो गया। शैडो के आईब्रोज अचानक सिकुड़ गए। टेलीकिनेटिक बैरियर, ये तो किसी और साइकिक की एबिलिटी लगती है। शेंजिंग सिटी में क्या वो गया नहीं? उन्होंने शेन दाओवेन की प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं की। अगर शेन दाओवेन और गुआन लोंगवे दोनों शेंजिंग में होते तो उनका ये अवॉइड करना बेकार होता। उन्हें तो शुरू से ही सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। लेकिन मेईतांग ने ट्रिक समझ लिया। उसने कहा, ये एक इनहेरिटेंट बैरियर है जो पहले से ही उनकी एबिलिटी से सेट किया गया था। ऑब्वियसली उन्होंने होतू की प्रोटेक्शन में बहुत सोच समझ के काम किया है। ऐसा ही है, शैडो ने स्नियर किया। तो बस इस इनहेरिटेंट बैरियर को तोड़ना होगा। मेईतांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथों में सुपरनैचुरल पावर कंडेंस होने लगी। एक एक्सट्रीमली ह्यूज एनर्जी कैनन बन गया, सिंपल, प्योर, बिना किसी फ्रिल के। वो कैनन एक कॉमेट की तरह सीधा टेलीकिनेटिक बैरियर की तरफ गया। एनर्जी कैनन बैरियर पर लैंड हुआ और जो बैरियर पहले एक्सट्रीमली टफ लग रहा था उसमें क्रैक आ गया। टेरिफाइंग पावर हर डायरेक्शन में इरप्ट हुई और बैरियर फाइनली यूइंग और मेईतांग के हाथों शैटर हो गया। लेकिन उसी मोमेंट अर्थ टेम्पल के सेंटर में खड़ी गुआन लोंगवे ने अपना राइट हैंड उठाया। उसकी हथेली में 2 डॉल्स थे जो 2 इंसान जैसे लग रहे थे। इम्परमानेंस इज द सोल ईटर, ये कहकर उसने अपना हाथ अचानक ढीला छोड़ दिया और वो डॉल्स जमीन पर गिर गए। उसके पैरों के नीचे एक बड़ा शैडो उभर आया और पपेट्स उस शैडो में गिर गए, जैसे मिट्टी का बिल समुद्र में गिरता है बिना किसी रिपल के। लेकिन थोड़ी ही देर में 2 ह्यूज घोस्ट उस शैडो से बाहर आए। उन्होंने टॉल पॉइंटेड हैट्स पहने हुए थे, काफी लंबे थे, एक ब्लैक एक वाइट। हाथों में सोल कैचिंग चेन्स और मोर्निंग स्टिक्स थे। उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन थे, न स्माइल न क्राई, बस एक एरी स्टिलनेस। जैसे ही ये घोस्ट अपेयर हुए, यूइंग और मेईतांग ने दूर से एक अजीब सा कॉज एंड इफेक्ट महसूस किया। कुछ तो था जो उन्हें लॉक कर रहा था। ये है शेंजिंग रीजन का ट्रम्प कार्ड, होतू की एबिलिटी। यूइंग और मेईतांग ने अपने सर झुकाए। उन्होंने चेन्स की आवाज सुनी। दूर के वॉइड से लॉन्ग और थिक चेन्स तेजी से स्प्रेड हुई और उन्हें पकड़ लिया। हवा में घोस्ट के रोने की आवाज गूंज उठी और एक ग्रे फॉग ने उनके आसपास का स्पेस कवर कर लिया, जैसे कोई घोस्ट डेन हो। चाहे वो हजारों मीटर दूर थे, लेकिन वो दोनों ह्यूज घोस्ट एक पल में उनके सामने आ गए। मेईतांग और यूइन के शरीर पर प्रेशर और भी इंटेंस हो गया। शैडो ने तुरंत बहुत सारे शैडो जायंट्स समन किए ताकि उन्हें ब्लॉक किया जा सके। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस उन शैडो जायंट्स के थ्रू सीधा फ्लोट करते हुए उनके पास आ गए। मेईतांग ने आईब्रो सिकुड़े और अपने हाथों को ईगल क्लॉस की तरह क्लेंच किया। 2 पावरफुल एनर्जी कैनन उसके पाम्स में कंडेंस हुए और घोस्ट की तरफ शूट हो गए। लेकिन वो घोस्ट जैसे वर्चुअल क्रिएचर्स हो, हर अटैक को इग्नोर करते रहे। और जब उनके अटैक्स फेल हो गए, ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस उनके बिल्कुल पास आ चुके थे। चेन्स की आवाज गूंज उठी। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की पावर को कॉमन सेंस से मेजर करना मुमकिन था। ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस उनके पीछे खड़े थे और अपने हाथों में चेन से उन्हें टाइटली बाइंड कर रहे थे। तभी यूइंग और मेईतांग को महसूस हुआ जैसे उनके हाथ और पैर 1000 किलो के हो गए हो। वो हिल भी नहीं पा रहे थे।
दो विशाल घोस्ट उनके पीछे खड़े थे, एक एक्सप्रेशन के साथ जो न स्माइल था न रोना, बस एक डरावनी स्टिलनेस थी। और फिर मॉर्निंग स्टिक सीधा उनके सर पर आई। जिंदगी और मौत के इस क्रिटिकल मोमेंट पर दोनों ने अपना एरोगेंस तुरंत छोड़ दिया और अपनी पावरफुल सुपर पावर्स बस्ट आउट कर दी। शैडो जाइंट ने ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस पर फ्रैंटिकली अटैक किया और मेईतांग के शरीर के अंदर से बाहर तक टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होने लगी। लेकिन ये सब मॉर्निंग स्टिक के गिरने को रोक नहीं पाया। मॉर्निंग स्टिक सीधा उन दोनों पर लगा और उनकी आंखों में एक पल के लिए सरप्राइज चमक उठा, लेकिन उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस हवा में डिसॉल्व हो गए। यूइंग और मेईतांग के शरीर सीधा जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें ब्लैंक थी, चेहरा पेल। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर से कुछ खींच लिया गया हो। ये कर्स की पावर है। मेरा शरीर कमजोर हो रहा है और सर घूम रहा है। मेईतांग ने एक हाथ से अपना सर पकड़ा, लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। ये लॉ ऑफ कैजुअलिटी की पावर है क्या? उसका चेहरा और भी ज्यादा पेल हो गया। वो मुश्किल से कर्स के हैवी बर्डन को अडेप्ट कर पा रहा था। ये अटैक ने उनकी जान तो नहीं ली, लेकिन ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल डीबफ था जो उनकी कंडीशन और कॉम्बैट कैपेबिलिटी दोनों को सवेयरली इम्पैक्ट कर रहा था। ये अगर सिर्फ इतना सीरियस है तो कोई बड़ी बात नहीं, मार डालो उसे। हमें तुरंत एक्ट करना होगा, वरना उसकी रीइंफोर्समेंट कभी भी आ सकती है, मेईतांग ने गहरी आवाज में कहा। खासकर वो बंदा जो समुद्र के पास वाले छोटे टाउन में है, वो इस बैटलफील्ड पर नहीं आना चाहिए। अब उनका सबसे बड़ा डर ना तो लव ऑफ गॉड ऑफ डेथ था, ना शेंग दावन जो वैली ऑफ नोयू गया था। उनका असली डर था जैंगी द केओस, जिसने हेवनली सी सिटी में उनके कई कॉमरेड्स को मार दिया था। एक स्पेस रिलेटेड एलियन होने के नाते वो हजारों माइल्स एक पल में ट्रैवल कर सकता है। अगर जैंगी सच में रेस्क्यू के लिए आया तो वो सबसे पहले पहुंच जाएगा और तब गुआनलोंग युए को मारना उन दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक डिकैपिटेशन ऑपरेशन था, सरप्राइज अटैक के लिए डिजाइन किया गया। जितनी देर होगी फेलियर का चांस उतना ही बढ़ेगा। मेईतांग ने कुछ नहीं कहा, सीधा अपने हाथों में एक एनर्जी कैनन कंडेंस किया। वो कैनन जैसे एक ब्राइट मून पूरे शेंजिंग सिटी के सेंट्रल एरिया को इल्यूमिनेट करता हुआ एक लाउड बैंग के साथ रोल कर गया। उसका एनर्जी कैनन एक जायंट व्हील की तरह जमीन पर तेजी से रोल करता हुआ सीधा अर्थ टेम्पल की तरफ गया। अपोनेंट अगर कर्स मास्टर है या कोई और एबिलिटी यूजर तो उसकी क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी वीक होगी, तो पास जाने की जरूरत नहीं, बस दूर से स्नाइप करो। शैडो ने भी अपना शैडो जायंट आर्मी दोबारा समन किया ताकि गुआनलोंग युए को एक फेटल ब्लो दिया जा सके, अब जब उसका टेलीकिनेटिक बैरियर खत्म हो चुका था। लेकिन गुआनलोंग युए अब भी अर्थ टेम्पल के सेंटर में खड़ी थी, एक्सप्रेशनलेस। उसके हाथ उसकी व्हाइट स्लीव्स के अंदर लटक रहे थे, जैसे अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड ऑफ द रीइंकार्नेशन, हेलरोड ब्लैक सन। उसने ये शब्द धीरे से कहा। अगले ही पल अर्थ टेम्पल के बाहर पूरे आसमान और जमीन के एरिया में ग्राउंड का रंग बदल गया। जो लैंड स्नो से ढका था और ब्लू स्टोन से बना था, वो एक एंडलेस एबिस में बदल गया, जैसे हेल का साइकिल हो। उस एबिस से एक टॉल ब्लैक फिगर धीरे धीरे उभरने लगा। वो पूरा काला था, उसके शरीर से थिक ग्रीन स्मोक निकल रही थी और उसका बॉडी अब टैटर्स में था, जैसे एक जला हुआ कॉप्स। और जैसे ही वो अपीयर हुआ, उसने अर्थ टेम्पल पर हो रहे अटैक को नोटिस किया। उसकी रेड आइज जो कंफ्यूजन में सिर्फ किलिंग इंस्टिंक्ट से भरी थी, अचानक एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग लाइट एमिट करने लगी। उसने अपना मुंह खोला और एक रोर निकाली जो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका चारकोल जैसा शरीर अचानक रेड हॉट मैग्मा स्टीम्स में फट गया। फ्लेम्स आसमान तक शूट हुई और एक टेरिफाइंग रेड फ्लेम व्हर्लविंड स्पाइरल बनाते हुए टोर्नेडो में बदल गया, जो अर्थ टेम्पल के आसपास का पूरा एरिया ब्लॉक कर गई। और जो अटैक अर्थ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर सकता था, हेरी ने सीधा उसके सामने जाके अपने रेड बॉडी से ब्लॉक कर दिया। क्या है ये चीज? मेईतांग ने उस जली हुई एंटिटी को देखा और उसका चेहरा और ज्यादा सीरियस हो गया। उसने अपोनेंट में एपिसिलोन लेवल कॉम्बैट पावर महसूस की, लेकिन कुछ अजीब था जो समझ नहीं आ रहा था। वो एनर्जी फेमिलियर लग रही थी, लेकिन उसका नेचर अलग था, जैसे वो किसी और रेल्म से हो या किसी और लॉ से ऑपरेट करता हो। शेंजिंग ने ऐसे मास्टर को कब छुपा के रखा और 3 साल बाद भी कोई लीक नहीं हुआ। अब मेरी बारी है, देखो। इस वक्त शैडोज अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने के लिए रेडी थे। हंड्रेड्स ऑफ शैडो जाइंट्स ने अपना मुंह खोला और रेड बीम्स ऑफ सुपरनैचुरल पावर अर्थ टेम्पल की तरफ गश करने लगे। अर्थ टेम्पल के अंदर ब्लैक ड्रेस वाली लड़की ने सॉफ्टली विस्पर किया,
द एनिमल वे दाकुरो। उसके पैरों के नीचे स्टिकी डार्क शैडो में अचानक रिपल्स उभरने लगे। वो रिपल्स और बड़े होते गए, पूरे अर्थ टेम्पल को कवर करने लगे। डेथ स्पाइरल की तरह वो सराउंडिंग में स्प्रेड होने लगे और फिर ब्लैक एबिस से एक हार्ट पाउंडिंग व्हाइट चमक उठी। एक एक्सट्रीमली ह्यूज व्हाइट स्नेक अचानक शैडो से बाहर निकला, रोर करता हुआ, और गुआन लोंग युए के आसपास अपने शरीर को कॉइल हो गया। उसकी फियर्स आंखों ने सीधा सामने देखा। उसकी सर पर ट्रांसपेरेंट हॉर्न्स थे और उसका शरीर कम से कम 200 मीटर लंबा था। जब वो कॉइल हुआ तो पूरा अर्थ टेम्पल उसके शरीर से भर गया। शैडो का अटैक इस बार मेंटल बैरियर के बिना सीधा अर्थ टेम्पल को शैटर कर गया। लेकिन टेररिस्ट आउटब्रेक के बाद जो ट्रेजेडी एक्सपेक्टेड थी वो बिल्कुल नहीं हुई। वो ह्यूज व्हाइट स्नेक एक कंप्लीट स्पेयर में कॉइल हो गया और गुआन लोंग युए के शरीर को फर्मली प्रोटेक्ट कर लिया। इस बार मेइतांग और यूइंग बिल्कुल डम्बफाउंडेड हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी उन्हें समझ आया कि शेंजिंग रीजन की लेजेंडरी स्ट्रेंथ को मारना इतना आसान नहीं है। ये शायद एक स्पेशल समनिंग एबिलिटी है। मेइतांग ने अपना एनालिसिस दिया। उसने रेई और दाकुरो की तरफ देखा। वो दोनों पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहे थे, लेकिन एक डिफेंसिव मूव के बाद उन्होंने कोई अगला अटैक नहीं किया। वो बस अर्थ टेम्पल के आसपास गार्ड कर रहे थे। ऊपर से वो होतू के आसपास से हिलते भी नहीं। क्या ये किसी तरह के अर्थ बाउंड स्पिरिट्स हैं? शैडो ने अपनी लंबी जबान बाहर निकाली और अपने सूख गए होठों को लिक किया। लेकिन इसका क्या? अब जब हम यहाँ तक आ गए हैं, अगर कुछ किए बिना वापस चले गए तो लोग हमें मजाक समझेंगे। उन्हें होतू के बारे में अभी भी बहुत कम पता है। सिर्फ वही नहीं, पूरा हाक्शाओ किंगडम और दुनिया के बाहर के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी जानते हैं कि होतू बहुत पावरफुल है। सबको पता है होतू के पास अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग एबिलिटी है, जो एक कर्स टाइप सुपरनैचुरल पावर है। जिस पर वो टारगेट सेट कर देती है उसका मरना तय होता है। लेकिन जब एक लेजेंड सिर्फ एक कहानी बन जाता है, लोगों का डर उससे जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि जब तक होतू हेल्स ग्लूटॉन के किलिंग कंडीशन मीट नहीं करती, तब तक उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? सब जानते हैं इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो शेंजिंग रीजन भी ये बात समझता ही होगा। लोग सिर्फ हेल्स ग्लूटॉन के बारे में जानते हैं, लेकिन होतू की असली एबिलिटी किसी ने कभी समझी ही नहीं। होतू रीइंकार्नेशन को शेप करने वाली मास्टर है। गुआन लोंग युए की ट्रू एबिलिटी का नाम है 6 पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन, और हेल्स ग्लूटॉन तो सिर्फ उनके 6 पावर्स में से एक है। होतू अर्थ टेम्पल के अंदर खड़ी थी, पूरे वक्त एक ही जगह पर। दाकुरो उसके शरीर को टाइटली फर्म गार्ड कर रहा था। उसे हिलने की जरूरत ही नहीं थी और लगभग सभी को पता था कि होतू की मीले एबिलिटी वीक है, बहुत वीक। एक ऑर्डिनरी वेल ट्रेन्ड वॉरियर भी अगर पास आ जाए तो उसे मार सकता है, लेकिन कौन उसके पास जा सकता है? यूइन और मेइतांग के जॉइंट अटैक्स गुआन लोंग युए ने पूरी तरह से रिजॉल्व कर लिए। वो बस शांत खड़ी रही और उसके सामने ब्लैक सन एक घोस्ट की तरह फेरोशियस लग रहा था, उसकी रक्षा करता हुआ। व्हाइट दाइकुरो का विशाल शरीर कॉइल हुआ था और दूर के दुश्मन को ठंडी आंखों से देख रहा था। अशुरापात और एनिमल पात की एबिलिटी इवल स्पिरिट्स को समन करना है। ब्लैक सन वो एपिसलोन है जिसने कभी शेंजिंग में केओस मचाया था। गुआन लोंग युए ने उसे मार दिया और रीइंकार्नेशन में बदल दिया। और दाइकुरो वो बीस्ट किंग है जिसने शेंजिंग के नॉर्थ में डजन्स ऑफ ह्यूमन सिटीज को मैसेकर किया था। जो भी वाइप आउट होता है वो 6 रेल्म्स ऑफ रीइंकार्नेशन में चला जाता है और गुआन लोंग युए के कंट्रोल में आ जाता है। इसी वजह से शन दाओवेन पीस ऑफ माइंड के साथ सिटी छोड़कर जा सकता है। लेकिन शेंजिंग की नंबर 1 मास्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो। तभी यूइन और मेइतांग को समझ आया कि ये डिकैपिटेशन ऑपरेशन कितना मुश्किल होने वाला है। लेकिन अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर भी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी। कम से कम शन दाओवेन तुरंत वापस नहीं आ सकता। पहले उन दोनों समन्स को मारो, शैडो ने कहा। इतना मुश्किल नहीं है, मेइतांग ने लाइटली कहा। हेरी और दाकुरो की अपीयरेंस ने उन्हें थोड़ा सरप्राइज दिया था, लेकिन काम होने के बाद उन्होंने सीन का एनालिसिस तुरंत शुरू किया। ब्लैक सन और ग्रेट डिवॉवरिंग गुआन लोंग युए की अपनी स्ट्रेंथ कंज्यूम करते हैं। एक साथ 2 समन स्पिरिट्स को कंट्रोल करना एनॉर्मस सुपरनैचुरल पावर खाता है। दोनों अटैकर्स ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट्स हैं। अगर वो गुआन लोंग युए के साथ फाइट कंटिन्यू रखे तो फ्लॉस दिखना शुरू हो जाएंगे। उसका फ्रेल शरीर क्लोज कॉम्बैट के लिए वीक लगता है, शैडो ने कहा। पावर कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से उसकी एबिलिटी मेनली कर्स और समनिंग में रिफ्लेक्ट होती है, तो उसके पास स्ट्रॉन्ग मीले एबिलिटी नहीं हो सकती।
लॉन्ग रेंज अटैक्स अभी भी काम नहीं कर रहे तो क्लोज रेंज ट्राई करते हैं। पहले उसके 2 समन्स को मारो, फिर उसके मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय करो, शैडो ने कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत एक बैटल प्लान फॉर्मुलेट किया। दोनों अर्थ टेम्पल की तरफ लाइटनिंग की तरह दौड़े। डिस्ट्रक्शन हॉल का टारगेट सीधा ब्लैक सन पर था। वो आदमी हवा में जंप करता है, उसके हाथों में ह्यूज सुपरनैचुरल पावर कंडेंस हुई जो तेजी से एक सिल्वर स्पेयर में बदल गई और उसने उसे ब्लैक सन की तरफ थ्रो कर दिया जैसे एक फॉलिंग मून। वो गुआनलोंग युए को टारगेट कर रहा था। अगर हेरी डॉज करता गुआनलुए अटैक में आ जाती, इसीलिए ब्लैक सन ने बिल्कुल भी डॉज नहीं किया, ना इवेड किया। उसने अपना मुंह खोला और एक अजीब सी चीख निकाली। उसका शरीर, जो अब लावा जैसा रेड हॉट हो चुका था, एक टेरिफाइंग रेड लाइट एमिट कर रहा था। लाल फ्लेम्स खून की तरह आसमान तक शूट हुई और सिल्वर मून से फियर्सली कोलाइड कर गई। डिस्ट्रॉइंग हॉल का वॉरियर मिड एयर तक पहुंच चुका था और दोनों हाथों से उसने सिल्वर मून को फियर्सली नीचे पुश किया। समन्ड क्रिएचर ब्लैक सन आखिर अनडेड ही तो है। एक रियल ब्लैक चैरियट लेवल पावर हाउस के सामने वो अपनी सर्वाइवल पीरियड की कॉम्बैट इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ दिखाने में असमर्थ था और ऊपर से मेइतांग के पास खुद सिल्वर आर्मर लेवल कॉम्बैट पावर है। इस कोलाइजन में सिल्वर मून ने फ्लेम टोरेंट को क्रश कर दिया और ब्लैक सन के शरीर को सीधा अर्थ टेम्पल स्क्वायर के ग्राउंड में प्रेस कर दिया। जमीन टूट गई, स्क्वायर में एक डैजलिंग लाइट चमक उठी और एनम और दुश्मन ने एक ह्यूज होल स्मैश कर दिया। हेरी का शरीर गायब हो चुका था, सिर्फ एक ह्यूमन शेप डिप्रेशन जमीन पर छोड़ गया था। दाकुरो ने गुआनलोंग युए को टाइटली गार्ड किया और अटैकिंग एनिमीज को थ्रेटन किया। शैडो अब ज्यादा दूर नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे एक शैडो एक वेव की तरह राइज कर गया, जैसे कोई बड़ा ड्रामा शुरू हो गया हो। वो ब्लैक वेव्स जो आसमान और सूरज को कवर कर रही थी, पूरे अर्थ टेम्पल को सराउंड कर गई। एक पल में वो टाइड कोलैप्स हुई और दाकुरो की तरफ बढ़ गई। दाकुरो का शरीर तेजी से घूमा, गुआनलोंग युए को टाइटली गार्ड करते हुए, और उसके ट्रांसपेरेंट हॉर्न से लाइटनिंग जैसी एनर्जी स्प्रे हुई जो डार्कनेस की इन्वेजन को रेजिस्ट कर रही थी। लेकिन इस सब के बीच गुआनलोंग युए भी आइडियल नहीं थी। उसने उन दोनों अटैकर्स की तरफ देखा जो उसके करीब आ रहे थे और अपने हाथ धीरे से खोल दिए, एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ, जैसे वो अपने रीइंकार्नेशन के लोगों को पास अवे होने के लिए वेलकम कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रीइंकार्नेशन में आने की? अब तुम्हें धूल बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी आवाज एकदम कोल्ड थी, जैसे अंडरवर्ल्ड से आई हो। अगले ही पल उसके पैरों को सेंटर बनाकर पूरा अर्थ टेम्पल और सराउंडिंग सर्कुलर प्लाजा एक इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। कहीं कोई लाइट नहीं, ना मून ना विंड, हर जगह डार्कनेस छाई थी। और अचानक दूर में एक ह्यूज फायर चमक उठा और कानों में इवल स्पिरिट्स के वेलिंग की आवाज गूंज उठी। मेइतांग और यूइंग की आंखें फिक्स हो गई। उन्होंने आसपास देखा और अचानक समझा कि जहां वो खड़े हैं वो जगह अब एक एंडलेस हेल बन चुकी है। लाशों के पहाड़ थे, खून के समुद्र थे और उनके पैरों के नीचे रिवर स्टिक बह रही थी। नंगे याक्षा हाथों में स्टील फोक्स लेके अंडरग्राउंड फायर पर डेड बॉडीज को रोस्ट कर रहे थे। लाशें और अंदर के ऑर्गन्स अंडरवर्ल्ड में बह रहे थे। ये इल्यूजन है या सच? उनका सेंटेंस खत्म होने से पहले उन्होंने अपने पैरों में टाइटनेस महसूस की। जब उन्होंने नीचे देखा, एक हॉरिफाइंग सीन सामने था। काउंटलेस इविल अंडरवर्ल्ड में बह रहे थे। ये इल्यूजन है या सच? उनका सेंटेंस खत्म होने से पहले उन्होंने अपने पैरों में टाइटनेस महसूस की। जब उन्होंने नीचे देखा, एक हॉरिफाइंग सीन सामने था। काउंटलेस इविल घोस्ट अंडरवर्ल्ड से क्राउल कर रहे थे। उनके शरीर कार्मिक फायर में जल रहे थे और वो वेलिंग करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। और येलो स्प्रिंग के एंडलेस एबिस में वो घोस्ट के चेहरे भर गए थे, जैसे उन्होंने कोई लाइफ सेविंग स्ट्रॉ देख लिया हो। वो पानी के सरफेस की तरफ डेस्परेट स्विम कर रहे थे और यूइंग और मेइतांग को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके सब्स्टिट्यूट्स बन सके। जब दो लोग पहले ही ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस के कर्स और अटैक से वीक हो चुके थे, अब वो 6 रेल्म्स ऑफ रीइंकार्नेशन के एंडलेस कर्मा में फंस गए थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका शरीर 1000 किलो का हो गया हो और वो हिल भी नहीं पा रहे थे। दूर हटो! शैडो ने जोर से किक मारा और उसके नीचे वाला घोस्ट तुरंत डर के मारे ऐश बन गया, एक वेल के साथ अंडरग्राउंड में डिसॉल्व हो गया। लेकिन तुरंत और घोस्ट उसके थाइस को पकड़कर चढ़ गए और अपर बॉडी की तरफ क्रॉल करने लगे।
उन्होंने अपने मुंह वाइड ओपन किए और उनके अंदर से टॉर्चर्ड सोल्स की वेलिंग निकली जो साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन में फंसी हुई थी। ये वेलिंग इतनी इंटेंस थी कि यूइंग और मेईतांग के सर फटने के करीब आ गए। शैडो का चेहरा ड्रास्टिकली बदल गया और उसने तुरंत एक ब्लैक शैडो बॉल कंडेंस किया जो एक स्काई फुल ऑफ ब्लेड्स में बदल गया और स्पाइरल करते हुए उसके शरीर से चिपक के इवल स्पिरिट्स को मारने लगे। मेईतांग भी स्ट्रगल कर रहा था और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से एनर्जी रिलीज कर रहा था, लेकिन इस वक्त जहां वो थे वो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। टेम्पल ऑफ द अर्थ गायब हो चुका था, सिर्फ एंडलेस येलो स्प्रिंग बचा था। उनके नीचे बिलियंस ऑफ डेड सोल्स थे जो रिप्लेसमेंट्स का इंतजार कर रहे थे। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी और गुआन लोंग युए अर्थ टेम्पल के सेंटर में खड़ी थी और उन्हें ऊपर से देख रही थी। मेईतांग ग्रॉल करता है, इस डैम एबिलिटी को तोड़ने का एक ही रास्ता है, उसे मार दो। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो यही करते हैं। शैडो के राइट पाम में शैडो कंडेंस होकर एक ह्यूज स्कीमीटर बन गया। दोनों जानते थे अब और डीले की गुंजाइश नहीं है, वरना गुआन लोंग युए क्या नेक्स्ट स्ट्रेंज एबिलिटी यूज करेगी वो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यूइन और मेईतांग ने गुआन लोंग युए की तरफ घूरा और देखा जो ज्यादा दूर नहीं थी। उनका इरादा था सीधा एक्शन लेना, रश करना और उसे मार देना, लेकिन उसी मोमेंट आसमान की डार्कनेस अचानक डिस्पेल हो गई और एक रे ऑफ लाइट अंदर चमक उठी। दोनों ने इंस्टिंक्टिवली अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। वहां एक ह्यूज सर्कल अपीयर हुआ, जैसे किसी चीज ने डार्क क्लाउड्स को पियर्स कर दिया हो। जब तक उन्होंने नोटिस किया तब तक दो ब्लेजिंग व्हाइट बीम सीधा आसमान से उनकी तरफ गिर चुकी थी। तभी उन्हें समझ आया क्या हो रहा है। शेंजिंग रीजन ने अपने स्पेस बेस्ड वेपन्स को सीक्रेट रखा था और अब तक यूज नहीं किया था। दोनों जानते थे कि शेंजिंग के पास ऐसे पावरफुल वेपन्स हैं और वो उनसे गार्ड भी कर रहे थे, लेकिन गुआन लोंग युए के साथ बैटल ने उनकी एनर्जी बहुत कंज्यूम कर ली और उनका पूरा फोकस उसी पर चला गया। वो भूल गए थे कि एक ऐसा वेपन भी है जिसकी लिथैलिटी एक्सट्रीमली डेंजरस है। स्पेस बेस्ड वेपन्स जो स्पेस से अर्थ पर फायर होते हैं, अगर टारगेट लॉक हो जाए तो वो अनइमेजिनेबल स्पीड से स्ट्राइक करते हैं। हाई एनर्जी पार्टिकल कैनन यूनिवर्स से डिसेंट हुआ और इतनी तेजी से आया कि जब उन्होंने देखा तब तक वो ऑलरेडी इम्पैक्ट कर चुका था। टेरिफाइंग व्हाइट लाइट ने सराउंडिंग स्पेस को पूरी तरह इन्वेलप कर लिया। अटैक रेंज छोटी थी लेकिन प्रिसीजन डेडली थी और दोनों फिगर्स उसमें कवर हो गए। गुआन लोंग युए ने ये सब शांत होकर देखा, चाहे वो पूरे वक्त एक जगह से हिली नहीं, लेकिन उसका कम्युनिकेशन मैन युआनजुंग के साथ कंटिन्यूअसली चल रहा था। ये अपॉर्चुनिटी उसने स्पेशली मैन युआनजुंग के सजेशन पर क्रिएट की थी। यूइन और मेईतांग सही थे। गुआन लोंग युए की एबिलिटीज में मेजर फ्लॉज है। उसके 6 रेल्म्स ऑफ रीइंकार्नेशन सिर्फ उसके आसपास एक डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। अगर डोमेन ब्रेक हो जाए तो उसका शरीर बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। लेकिन ये शेंजिंग सिटी है, यहाँ गुआन लोंग युए को पूरे शेंजिंग रीजन का फुल सपोर्ट मिलता है। यहाँ वो टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग है। स्पेस बेस्ड वेपन्स जो आसमान से गिरे, उन्होंने वुलुआन एम्पायर के 2 ब्लैक चैरियट क्लास स्काउट्स को तुरंत सबमर्ज कर दिया। अटैक के बाद दोनों वुलुआन के स्काउट्स डार्क रेल्म में एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड पोजीशन में खड़े थे। उनकी सांसें भारी थी और उनकी शरीर की ह्यूमन स्किन पूरी तरह शैटर हो चुकी थी। अंदर से उनका हिडियस लिजर्ड मैन फॉर्म रिवील हो गया। शैडो ने अपना एक आर्म कवर किया जो कंप्लीटली डिसेबल्ड हो चुका था। उसके फिंगर टिप से ग्रीन ब्लड धीरे धीरे जमीन पर टपक रहा था। ये है मैनकाइंड का सबसे पावरफुल वेपन। सच में काफी इंटरेस्टिंग है। ये मुझे एक्चुअली हर्ट कर सकता है, लेकिन ये लेवल हमें मारने के लिए काफी नहीं है। गुआन लोंग युए ने उसे शांत नजर से देखा, लेकिन अचानक उसके होठों के कोनों पर एक ब्राइट स्माइल चमक उठी, जैसे एक खूबसूरत फूल एक कभी ना पिघलने वाले आइसबर्ग पर अचानक खिल गया हो, या जैसे एक फ्रोजन स्ट्रीम मार्च के स्प्रिंग में मेल्ट होने लगी हो। ठीक है, फिर अब ये खत्म हुआ। यूइन और मेईतांग को समझ नहीं आया गुआन लोंग युए का क्या मतलब था। दोनों सीरियसली इंजर्ड थे। उनके शरीर से खून टपक रहा था और येलो स्प्रिंग में श्रिंक हो रहा था। गुआन लोंग युए ने अपना व्हाइट और टेंडर राइट हैंड धीरे से उनकी तरफ उठाया। एंटर द साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन, तियान शंदाओ तियानजू हेल्स ग्लूएटॉइन। जैसे ही उनका खून अंडरवर्ल्ड में फ्लो हुआ, हेवनली गॉड वे का 3rd एलिमेंट ऑब्टेन द बॉडी कंप्लीट हो गया। हेल्स ग्लूएटॉइन की एबिलिटी कर्स्ड किलिंग का अलग अलग लेवल दिखाती है डिपेंडिंग इंफॉर्मेशन कलेक्शन पे। 1st लेवल ऑब्जर्वेशन इस शेप, 2nd लेवल नोइंग इट्स नेम, 3rd लेवल ऑब्टेनिंग द बॉडी। इसमें से
कोई भी एक कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो टारगेट को डिस्टेंस के बिना अटैक किया जा सकता है। नो इट्स नेम सबसे वीक है, ऑब्जर्व इट्स शेप सेकंड है, ऑब्टेन इट्स बॉडी सबसे पावरफुल है। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्रैगमेंट्स मिलते हैं उतना ज्यादा हेवंस पनिशमेंट का श्योर किल होने के लिए ऑब्टेन दी बॉडी के साथ बाकी 2 प्रिंसिपल्स में से एक को कंप्लीट होना चाहिए। अब 2 मस्ट किल रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। गुआन लोंग युए ने हाथ उठाया और ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस जो पहले यूइन और मेइतांग के पीछे खड़े थे अब कर्स कास्ट कर रहे थे। अचानक उनके होठों पर एक क्रीपी स्माइल चमक थी। उनके शरीर से एक मॉन्स्टरस डेडली ऑरा निकलने लगा और उनके हाथों की चेन से क्लैटरिंग की आवाज आई। यूइंग और मेइतांग ने महसूस किया कि इस मोमेंट पर उनका शरीर बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा। आखिर ये क्या है? शैडो ने पीछे देखा और उसने देखा उसका शरीर पिच ब्लैक चेन से टाइटली रैप हो चुका है। मोटे आदमी का हाल भी सेम था। दोनों ने डेस्परेटली स्ट्रगल करने की कोशिश की, लेकिन इस मोमेंट पर उनकी स्ट्रेंथ जैसे ड्रेन हो गई हो, वो कोई भी पावर रिलीज नहीं कर पा रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट परमानेंस उनके बिल्कुल पीछे खड़े थे। भले ही वो ह्यूज लीजर मैन थे, उन दोनों घोस्ट के सामने एक छोटे बच्चे जैसे लग रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस ने उन्हें मुर्गियों की तरह उठाया। एक थिक फॉग उनके पीछे उभर आई और उस फॉग में से एक ह्यूज ग्लूटॉन ऑफ हेल इमर्ज हुआ जो अर्थ टेम्पल के ऊपर खड़ा था। यूइंग और मेइतांग ने वो हॉरिफाइंग ग्लूटॉन देखा और उन्होंने तुरंत डेथ की फीलिंग महसूस की और मैडली रोर करने लगे, नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। एक इंसान के हाथों मैं कैसे मर सकता हूँ? मेरा इतना अच्छा प्लान ऐसे कैसे फेल हो सकता है? लेकिन उनकी स्ट्रगल्स और रोर्स बिल्कुल मीनिंगलेस थे। ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस ने उन्हें उठाया और सीधा ग्लूटॉन के ब्लेड पर प्रेस कर दिया। गुआन लोंग युए ने उन्हें कोल्डली देखा। ये है वो प्राइस जो तुम्हें चुकाना होगा शेंजिंग में काउंटलेस जिंदगियों को खत्म करने के लिए। ह्यूज ग्लूटॉन सीधा नीचे गिरा और उन दोनों के चेहरे पर सिर्फ फियर था। उनका पहले वाला एरोगेंस गायब हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। रूल्स के सामने सब कुछ जीरो हो जाता है। दोनों ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट्स के हेड्स इस ह्यूज गेट नाइफ से चॉप कर दिया गया। उनके शरीर एक पूल ऑफ ब्लड में फट पड़े। गुआन लोंग युए ने उन्हें शांत नजर से देखा और फिर अचानक एक स्पेल मरमर करना शुरू किया। 6 पास्ट रीइंकार्नेशन, अशुरा एंटर्स माय पाथ। एटर्निटी तक एस्केप करना मुश्किल होगा। कर्स से सोल को जनरल में बदलो और बचा हुआ शरीर मेरे जीवन में लौट आए। खून से भरे शरीर हेल ग्लूटॉन के नीचे गिर गए। येलो स्प्रिंग वॉलेंटली सर्च करने लगा और उसके वेव्स ने ग्लूटॉन को वॉश कर दिया और दोनों बॉडीज को एंडलेस एबिस में ड्रैग कर दिया। थोड़ी देर बाद 6 रेल्म्स ऑफ रीइंकार्नेशन का सीन डिसअपियर हो गया। टेंपल ऑफ द गॉड ऑफ अर्थ वापस नॉर्थ के कोल्ड और लोनली वर्ल्ड में लौट आया, लेकिन इस वक्त सिर्फ वही एरिया बचा था जहां गुआन लोंग युए खड़ी थी। बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। पूरा शेंजिंग सिटी कॉप्सेस से भरा हुआ था। गुआन लोंग युए ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक लिविंग बीइंग के डेथ का ग्रीफ महसूस किया। इस दुनिया का एंड सच में आ गया है। उसे पता था सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस मोमेंट से वुलुआन एम्पायर का इन्वेजन शुरू हुआ, ह्यूमैनिटी का असली एंड तभी शुरू हो गया। शेंजिंग सिटी का युद्ध खत्म हो गया। कमांड सेंटर में सब लोग जो ये सब देख रहे थे अब फाइनली रिलीव्ड महसूस कर रहे थे। सब अपनी चेयर पर कोलैप्स हो गए जैसे एक सौना से निकल कर आए हो। पसीना बह रहा था। हर किसी को पता था कि ये बैटल कितनी डेंजरस थी। अगर हो तू हार जाती तो पूरे शेंजिंग सिटी के लोगों का मरना ऑलमोस्ट सर्टेन था। मैन युआनजुंग चेयर पर लेटे हुए आसमान की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक डैजल लुक था। उसने किन किगान के बारे में सोचा जो खुद को निंगचेंग में एग्जाइल कर चुका था और एक बिटर स्माइल उसके चेहरे पर आई। ये है क्या सुप्रीम कमांडर होने का नतीजा? सरदर्द। सच में इस पोजीशन में बैठना आसान नहीं है। हर वक्त पूरे शेंजिंग सिटी और हाक्शो किंगडम की सेफ्टी की चिंता करनी पड़ती है। ये स्ट्रेस सच में क्रशिंग होता है। तभी उसके एक ऑफिसर ने आके इंस्ट्रक्शंस मांगे। जनरल मेंग, हमने सक्सेसफुली फॉरेन एनिमी को रेजिस्ट कर लिया। अब क्या न्यूज़ को बाकी रीजन में रिलीज करें ताकि वो अपनी विजिलेंसी बढ़ा सके? और क्या शेंजिंग सिटी को दोबारा प्रिपेयर करना चाहिए? मैन युआनजुन ने अपना सर उठाया, थोड़ी देर सोचा और बोला, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, सबको इन्फॉर्म करना जरूरी है, लेकिन अब मुझे पर्सनली जाके अपने पैटर्न गॉडेसेस को सैल्यूट करना होगा। वो खड़ा हुआ, अपने सेक्रेटरी से कोट लिया और पहनते हुए बाहर चल दिया ऑर्डर्स देते हुए। हाफ एन आवर में 6 रीजन के सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को मीटिंग के लिए बुला लो।
अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि फॉग वैली के नीचे जो मिस्टीरियस रेस है वो जल्द ही एक और अटैक लॉन्च करेगी। थोड़ी देर बाद शेन दाओवेन वापस शेंजिंग सिटी आया जोंग यूए को लेकर, जो सीरियसली इंजर्ड और डाइंग था। जोंग यूए का जिंदा रहना प्योर लक था, क्योंकि दूसरी साइड श्योर नहीं थी कि शेंजिंग सिटी में कोई स्पेशल पर्सन है या नहीं जो जोंग यूए के मरने के बाद कुछ डिटेक्ट कर सके। इसीलिए उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती थी। यूइन और मेइतांग की नज़र में एक वाइट चैरियट लेवल म्यूटेंट जिसके पास सिर्फ 17,500 पॉइंट्स हो कोई थ्रेट नहीं था। जैसे ही शेन दाओवेन वापस आया, उसने तुरंत जोंग यूए को मेडिकल टीम के हवाले किया और बिना रुके गुआनलोंग यूए को ढूंढने चला गया। उसने देखा गुआनलोंग यूए सेफ और साउंड थी और उसने एक डीप शाई ऑफ रिलीफ लिया। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो लोग बहुत कनिंग निकले। फिर उसने एक रिलीफ भरी स्माइल के साथ कहा, लेकिन शुक्र है तुम यहाँ हो। गुआनलोंग यूए ने कहा, खुश मत हो अभी, मुझे महसूस हो रहा है कि असली युद्ध अभी आने वाला है। बिल्कुल सही कह रही हो, अभी तो असली मुसीबत बाकी है। मेन युआनजुन की आवाज साइड से आई। शेन दाओवेन ने हल्के से सर हिलाया। जनरल मेंग, सिटी में कैजुअलिटीज कितनी हुई? मेन युआनजुन ने हेल्पलेसली साई किया। कहने की जरूरत है क्या? दूसरी साइड ने 2 ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस भेजे थे। नेचुरली हमने हैवी कैजुअलिटीज झेली हैं। उसने एक एक्सट्रीमली क्रूएल रियलिटी को एक्सट्रीमली रिलैक्स टोन में स्टेट किया। शेंग दाओवेन ने शांत होकर अपने फिस्ट क्लेंच किए, लेकिन आखिर में वो एक शाय में बदल गया। ये एक सिविलाइजेशन के बीच का युद्ध है, बहुत ही क्रूएल, और किसी को दूसरे ग्रुप की लाइफ्स की परवाह नहीं होती। मेन युआनजुन ने दोनों से कहा, अब तुम दोनों यहाँ हो, तुम मेरे साथ चलो हाक्शाओ किंगडम स्पेशल मीटिंग अटेंड करने। मीटिंग रही थी, बस शेन दाओवेन का इंतजार हो रहा था और उसके बाद तुरंत बाकी रीजन से कनेक्शन स्टैब्लिश होना था। जब जैंगी को न्यूज़ मिली तब तक वॉर खत्म हो चुका था, क्योंकि पूरे वक्त शेंजिंग रीजन ने किसी और रीजन से हेल्प नहीं मांगी, सिर्फ एक अर्ली वार्निंग सिग्नल इश्यू किया था। आखिर हाक्शाओ स्टेट का सबसे बड़ा रीजन अगर हेल्प मांगता तो सिचुएशन सच में बहुत खराब होती। आजकल हर रीजन अटैक के रिस्क में है और किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो अपने टॉप टैलेंट्स दूर भेजे सपोर्ट के लिए। शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट पर अटैक हुआ जैंगी के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। वो मीटिंग में अपीयर हुआ, थोड़ा फ्रॉन किया और मेन युआनजुन का रिपोर्ट बहुत ध्यान से सुना। सभी लोग, मेन युआनजुन ने हर रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ सीरियस लुक के साथ देखा। अभी अभी हमारी शेंजिंग रीजन पर अटैक हुआ। एनिमी कंफर्म किया गया है वुगू से, और एक साथ 2 ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस ने अटैक किया। इससे हमारी रीजन को बहुत बड़ा डैमेज हुआ। लेकिन आप सभी शांत रहिए। हाक्शाओ स्टेट के पिलर होने के नाते हमने इस क्राइसिस को परफेक्टली रिजॉल्व किया और इन्वेडिंग दुश्मनों को खत्म कर दिया। ये कहकर मेन युआनजुन ने अपनी आवाज जानबूझकर रेस की, और जैसे ही सबने सुना कि शेंजिंग ने 2 ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस को खत्म किया, सबके चेहरे बदल गए। ली चेंगोंग, जो हमेशा प्राउड रहता है, उसने भी अपना सर झुकाया और मरमर किया, ये है शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन। सब जानते हैं फॉग वैली ट्रूप्स का अटैक उन्होंने बहुत मुश्किल से झेला था। अगर दूसरी साइड ने एंड में स्पेशल रीजंस के वजह से रिट्रीट नहीं किया होता तो फाइनल आउटकम अनप्रेडिक्टेबल होता। शुआनवू मेंग ने अपनी थोड़ी को पिंच किया और बोला, शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ सच में ट्रस्टवर्दी है। इस बैटल की विक्ट्री पूरे हाक्शाओ स्टेट के मेजर रीजन्स के लिए एक शॉट इन द आर्म थी। उन्हें समझ आया कि फॉग वैली की मिस्टीरियस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन इनविंसिबल नहीं है। मेन युआनजुन ने बैटल के स्पेसिफिक प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन जैंगी अपने मन में साइलेंटली कैलकुलेशंस कर रहा था। अगर हम शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट के 3 एपिसलोन लेवल म्यूटेंट्स को सराउंड कर ले तो हमारे पास 2 ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस को मारने का चांस है। बस अफसोस ये है कि मुझे अब तक शेन दाओवेन की डिटेल्ड एबिलिटीज का पता नहीं, और गुआनलोंग यूए भी जैसे एक वेल में छुपी हो, उसे देखना मुश्किल है। मेन युआनजुन की आवाज अब भी गूंज रही थी, डीपली लोगों के दिल में उतरते हुए। सभी को इस मीटिंग में याद दिलाना चाहता हूँ, रियल वॉर अभी शुरू होने वाला है। शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट पर हुआ रेड सिर्फ उस वॉर का एक प्रिलूड था, इसीलिए सभी रीजन्स को अपनी विजिलेंसी बढ़ानी होगी और हमें अपना सेल्फिशनेस छोड़कर मिलके काम करना होगा, वरना। उसने अपने ग्लासेस उठाए और सभी प्रेजेंट लोगों पर एक कोल्ड नजर डाली। शायद पूरा हाक्शाओ किंगडम इस अनप्रेसिडेंटेड वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाए। ये शब्द सबके दिल में झटके दे गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन, एक्सटेंशन ऑफ द रेस, पूरा नेशन खत्म हो जाना, सारा रेस एक्सटेंट हो जाना। क्या सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है? हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। थोड़ा सा सोचने पर ही समझ आ जाता है कि वो किस टेरिफाइंग फोर्स का सामना कर रहे हैं। तभी ली गुआनशियो, सुप्रीम कमांडर ऑफ ईस्ट चाइना सी रीजन, ने
सीधा हाथ उठाया और उसका टोन स्टील जैसा हार्ड था। ईस्ट चाइना सी रीजन अगला ऑपरेशन में शेंजिंग रीजन के कमांड के साथ फुल्ली ऑपरेट करेगा। सब लोग ली गुआनशियो के वर्ड सुन के शॉक हो गए। एक रीजन का सुप्रीम कमांडर अपने कमांड अथॉरिटी वॉलंटरीली गिव अप कर रहा है। ली गुआनशियो के अपने रीजंस थे। उसने कहा, अगर हमें ये बैटल जीतनी है तो हमें यूनाइट होना होगा और तब हमें एक ही ब्रेन चाहिए होगा। हम अकेला अकेला फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट पर विश्वास करता हूँ। ली गुआनशियो की बात सुन के जैंगी ने मन ही मन सोचा, ईस्ट चाइना सी रीजन का टॉप कॉम्बैट पावर मिसिंग है, सिर्फ शुनवू कमांड में है। अगर एक और वॉर हुआ तो वो शायद खुद से डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो अब वो शेंजिंग के सामने लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं। ये सोचकर उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी स्माइल चमक उठी। इंटरेस्टिंग, ये क्राइसिस सच में हाक्शा किंगडम के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सही तरीके से हैंडल किया गया तो ये फोर्सेस का मेजर इंटीग्रेशन बन सकता है और सबसे बड़ा विनर हो सकता है शेंजिंग रीजन, जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है। जैंगी ने अपनी नाक को टच किया और खुद को। ली गुआनशियो की बात सुन के मैन युआनजुंग तुरंत बोला, जब तक सब लोग मुझ पर और शेंजिंग रीजन पर विश्वास करने को तैयार हैं, हम अपनी पूरी कोशिश से हाक्शाओ कंट्री को हर इंच से प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुन के बाकी रीजन्स के हेड्स के चेहरे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से भर गए। किसी को अपना कमांड इजीली देना पसंद नहीं था, लेकिन एक पावरफुल एनिमी के सामने अगर कोऑपरेशन ना हो तो फाइट कैसे पॉसिबल है। इस वक्त जू जंग ने क्वाइटली जैंगी को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा। जैंगी ने आईब्रो उठाए और कॉल आंसर किया। जू शुआई, आपका क्या कहना है? जैंगी ने पूछा। जू जंग ने अपनी आवाज लो रखी और बोला, जैंगी, आप रिवरसाउथ डोमेन का फाउंडेशन हो। अब हमें एनिमी से लड़ने के लिए आप पर ही रिलाई करना होगा, तो इस बार शेंजिंग के साथ जाना चाहिए या नहीं, मैं आपकी सुनना चाहता हूँ। जैंगी ने स्नीयर किया। फॉलो, क्यों नहीं? जू जंग एक पल के लिए स्टन्ड हो गया, जैसे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैंगी इतना इजीली एग्री करेगा। जैंगी ने कहा, रिवरसाउथ डोमेन शेंजिंग के साथ कोऑपरेट कर सकता है, लेकिन मैं जैंगी किसी फैक्शन का हिस्सा नहीं हूँ, वो मुझे कमांड नहीं कर सकते। आने वाले वॉर में मैं उनके साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ, लेकिन वॉर के बाद मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इस मोमेंट पर कोऑपरेशन इनएविटेबल है। ऑफ कोर्स जैंगी चाहे तो हेवनली सी सिटी छोड़कर बाकी लोगों को ले जा सकता है। उसकी एबिलिटीज के साथ अपने आसपास के लोगों और खुद को प्रोटेक्ट करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो वो चाहता है कि हेवनली सी सिटी, जिसे उसने इतनी मेहनत से बिल्ड किया है, वो सुरक्षित रहे। जू जंग तुरंत समझ गया जैंगी का क्या मतलब था। रिवरसाउथ डोमेन 6 रीजन्स में सबसे वीक है और अपने दम पर कोई स्ट्रेंथ नहीं रखता। वो पूरी तरह जैंगी के प्रेजेंस पर डिपेंडेंट है ताकि हाक्शाओ कंट्री में अपनी जगह बना सके। अगर जैंगी को कमांड करना पॉसिबल नहीं तो फ्यूचर में शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट चाहे भी तो रिवरसाउथ डोमेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये समझने के बाद जू जंग हंस पड़ा और तुरंत सबको अनाउंस किया, रिवरसाउथ डोमेन भी इस वॉर प्रिपरेशन ऑपरेशन में पूरी कोशिश से कोऑपरेट करेगा। मैन युआनजुन ने जू जंग की तरफ एक ग्लांस दिया। ओह, तो मुझे कमांडर जू जंग का सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन उसने अपनी नज़र जैंगी की तरफ घुमाई और आराम से पूछा, मैं जानना चाहता हूँ लॉर्ड केओस का इस मैटर पर क्या विचार है। जैंगी ने अपने हाथ क्रॉस किए और एक फेंट स्माइल के साथ बोला, इस बैटल में मैं शेंजिंग रीजन के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात उसने नहीं कही, अपनी पर्सनल सेफ्टी और इंटरेस्ट को हार्म ना होने देने की शर्त पर। अभी कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बाद में उसे लॉस होता है, जैंगी बिना हिचकिचाए तुरंत भाग जाएगा। नाइस वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता। मैन युआनजुंग ने उसके वर्ड्स का हिडन मीनिंग समझ लिया। वॉर टाइम में कोऑपरेशन हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं। उसने अपने ग्लासेस पुश किए, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस अपॉर्चुनिटी से पूरे हाक्शाओ किंगडम की पावर इतनी इजीली गैदर हो जाएगी। बाकी रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो कमांड सेंटर राइट्स देंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया कि अपकमिंग वॉर ऑपरेशन में वो शेंजिंग रीजन के साथ फुल्ली कोऑपरेट करेंगे। ये अच्छा है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। मैं चाहता हूँ कि आप सब समझे, ये एक मेजर क्राइसिस है जो रीजन के डिस्ट्रक्शन को या पूरे हाक्शाओ नेशन के कोलैप्स तक जा सकती है। इसीलिए बैटल के दौरान हमें कमांड सेंटर के दिए गए टास्क को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करना होगा। मैन युआनजुन ने बार बार सबको रिमाइंड करवाया ताकि कोई भी अपने पर्सनल गेन के लिए गलत डिसीजन ना ले जो ओवरऑल वॉर सिचुएशन को कोलैप्स कर देगा। सबने एग्रीमेंट में सर हिलाया।
जैंगी ने जैसे ही ऑफलाइन गया, उसने तुरंत अपने फैमिली को सब कुछ बता दिया। ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कहना था कि विजिलेंसी बढ़ाओ, पावरफुल एनिमीज के लिए रेडी रहो और इवैक्यूएशन के लिए जैंगी के साथ प्रिपेयर्ड रहो। यांग शिनशिन का रिएक्शन काम था, क्योंकि उसके और जैंगी के प्लान के हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो में वो जैंगी की स्पेशल एबिलिटी से एस्केप कर सकते हैं। लेकिन ये बैटल जीतने के लिए सभी मेजर रीजन्स का कोऑपरेशन जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट गुआनलोंग यूए शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट में क्या इफेक्ट डाल सकती है, ये एक की फैक्टर है। इस इंसिडेंट के बाद हमें एक नया शेल्टर प्लान शुरू करना होगा। जैंगी ने अपनी दोनों हाथों से थोड़ी को सपोर्ट किया और अपने फैमिली से बहुत सीरियस बात की। मिस्ट वैली तो सिर्फ शुरुआत थी, दुनिया अब और ज्यादा डेंजरस होने वाली है। हेवनली सीसीटीवी सेफ नहीं रह सकती, हमें सेफर सॉइल्स ढूंढनी होंगी, चाहे वो जमीन के नीचे हो या आसमान के ऊपर, हमें कंसिडर करना होगा। लू कैरन जैंगी के पास वाले सोफा पर लीन किए थोड़ी देर सोचती है और कहती है, शायद जब मेरी एबिलिटी एपिसलोन लेवल तक पहुंच जाए तब ये प्लान्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। लू कैरन की एबिलिटी डिवाइन मशीन कंट्रोल उसकी इंजीनियरिंग स्किल्स को एनहांस करती है और उसे पावरफुल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाने की कैपेबिलिटी देती है। अगर वो एक स्टेप और आगे बढ़ती है और एपिसलोन लेवल तक पहुंचती है तो उसकी एबिलिटीज में एक क्वालिटेटिव लीप आएगा। तो शायद अपने दम पर स्पेसशिप बिल्ड करना भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। जैंगी ने लू कैरन की तरफ ग्लांस किया और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बोला, चांस जरूर मिलेगा। सोर्स ऑफ गॉड का एक्विजिशन पूरे रैंडमनेस से भरा होता है। अगर जरूरत ना हो, जैंगी अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रिस्क लेने नहीं जाता। उसने पहले तोंग ऑर्गेनाइजेशन से एक सोर्स ऑफ गॉड लिया था, लेकिन वो ऑलरेडी स्वॉर्ड इन दी ट्री के लिए यूज हो चुका है, तो अब उसके पास सिर्फ वेट करने का ऑप्शन है। और लू कैरन उसकी टीम की 4th एपिसलोन कैंडिडेट है डेफिनेटली। जब वो फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे थे तभी लिविंग रूम के कॉर्नर से एक रैपिड फ्रॉग क्रोकिंग सुनाई दिया। फ्रॉग की आवाज बहुत लाउड थी और उसकी एक्साइटमेंट और जॉय क्लियरली सुनाई दे रही थी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और देखा वो फ्रॉग जैंगी के सामने डांस कर रहा था, अपने 2 फ्रंट लेग्स पे अपने थिक वाइट बेली को सपोर्ट करता हुआ। क्या हुआ फ्रॉग? जैंगी ने क्यूरियोसिटी से पूछा। गुड न्यूज जैंगी, बिग तोतरो के पास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फ्रॉग ने अपनी लॉन्ग फिंगर्स रेस की और एक्साइटेडली बोला। जैंगी की आंखों में एक शार्प ब्रिलियंस चमक उठी। बिग